गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रचना शार्क, सनातन धर्म इंटर कॉलेज दौलतपुर मैनपुरी। चलिए आज हमारा जो टॉपिक है उधर चलते हैं। टॉपिक का नाम है सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंग। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें कोशिका के बारे में बताया था। आज कोशिका के अंदर जितने भी उसके अंग हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें हमारा सबसे पहला जो अंग है वो है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। सबसे पहले देखते हैं केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने ऑर्किड्स के पौधे पर की थी। ऑर्किड्स पौधे आप जानते होंगे जो पेड़ों पर बहुत ऊपर उगाते हैं, पेड़ों पर उगते हैं परजीवी के रूप में। ऑर्किड्स के पौधे पर की थी। और ये कोशिका का ये कंट्रोल चैम्बर ऑफ सेल यानी कि कोशिका का नियंत्रक कक्ष होता है। ये समस्त कोशिका के जो भी अंग हैं उनको सबको कंट्रोल करने का कार्य करता है कौन? केंद्रक। और ये जो केंद्रक है वो साइटोप्लाज्म जो होता है कोशिका में उसके बीच में पाया जाता है। इसमें जो है विभिन्न, यहाँ पे देखेंगे आप क्रोमोसोम, इनको क्रोमैटिन बोलते हैं, क्रोमैटिन। और ये गहरे क्रोमैटिन है, ये हल्के क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन बाद में मोटे होकर क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं केंद्रक के अंदर। और इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सेल का ब्रेन, सेल ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि इसी से सारे जो काम हैं वो कंट्रोल होते हैं कोशिका के अंदर। केंद्रक जो होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्पफुल होता है। डीएनए रेप्लिकेशन में राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है हमारा केंद्रक। केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, उसी से राइबोसोम जो निकलते हैं और यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे अटैच हो जाते हैं। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये अटैच हो जाते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जिस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। केंद्रक के बारे में जो है वो आप इसका नामकरण कर लें तो इसके अंदर जो द्रव भरा होता है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर जो द्रव भरा होता है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अंदर के पार्ट को न्यूक्लियोलस, और ये क्रोमैटिन होते हैं, क्रोमैटिन। इस तरह से, और इसी जो क्रोमैटिन में है डीएनए पाए जाते हैं। इस तरह से जो हमारा केंद्रक है वो कंप्लीट होता है। मेन पॉइंट इसमें आप ये याद रखेंगे कि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड के पौधे पे की थी, और ये कोशिका का जो है कंट्रोल चैम्बर माना जाता है, यानी यहीं से सब कुछ नियंत्रित होता है। इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसे सेल ब्रेन कहा जाता है। डीएनए का रेप्लिकेशन ये करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है कौन? केंद्रक। चलिए सेकंड नंबर पे देखते हैं हम लोग गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र क्या होता है? इसको क्रोमोसोम बोला जाता है। तो गुणसूत्र की खोज जो है वॉल्डेयर, एक वैज्ञानिक थे वॉल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने, वॉल्डेयर 1988 में की थी। कौन से वैज्ञानिक थे?
वोल्डेयर। ठीक, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। गुणसूत्र जो होते हैं वो हर एक प्राणी में फिक्स होते हैं उनकी संख्या, और अगर उनकी संख्या में कमी या ज़्यादा दोनों ही हानिकारक होती है। जैसे अगर किसी मनुष्य में 46, ह्यूमन बॉडी में कितने, ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो भी विकृति यानी कि रोग हो जाता है, और कम होते हैं तो भी, जैसे अगर 47 हो जाते हैं तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम हो जाता है, और अगर कम हो जाता है 45 हो जाते हैं तो टर्नर सिंड्रोम। इस तरह से बीमारियां हो जाती हैं। यानी कि एक जीव में जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उतने फिक्स होते हैं, उससे ज़्यादा और कम दोनों स्थितियां जो हैं वो हानिकारक होती हैं। ठीक है, क्या कार्य करता है गुणसूत्र? जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, जो होता है वो जेनेटिक प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है, आनुवांशिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ठीक, कोशिका की जो उपापचय क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक, और सबसे मेन पॉइंट इसका है कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। कौन? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन से विभिन्नताएं आती हैं। ठीक, जो जैव विकास की नई जातियों का विकास करती हैं जैव विकास के द्वारा, और ये विभिन्नताएं जो हैं वो हानिकारक और लाभदायक दोनों हो सकती हैं। जैसे मैंने बताया था अभी मानव में 46 क्रोमोसोम है, कम ज़्यादा दोनों की स्थिति जो है वो रोग उत्पन्न करती है। ऐसे शुरुआत में भी जो जीव थे उनमें इसी तरह से क्रोमोसोम में भिन्नताएं आईं, और उसके फलस्वरूप कुछ लाभदायक भी आए, जिससे कि विकास हो पाया है, जैव विकास हो पाया है। और 99% जो है वो जो क्रोमोसोम में परिवर्तन से भिन्नताएं होती हैं वो हानिकारक होती हैं, 1% लाभदायक भी हो सकती हैं। ठीक, गुणसूत्र के बारे में देखेंगे। गुणसूत्र एक सेंट्रोसोम होता है। ठीक, ऊपर जो भाग उसका पेलिकल, सबसे ऊपर का भाग टेलोमियर बोलते हैं, इसमें डीएनए होता है, और इसी पर जहाँ पे डीएनए बहुत ज़्यादा एकत्र हो जाता है उसे जीन बोलते हैं, जीन भी पाए जाते हैं। और एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ा होता है दो भुजाओं के तहत, उसे सैटेलाइस क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक, इस तरह से जो है वो क्रोमोसोम कंप्लीट होता है। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और 1 जोड़ी ऑलोसोम्स। ठीक, ऑटोसोम्स को कायिक गुणसूत्र, ऑलोसोम को लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग प्लास्टिड के बारे में। लवक जो हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक, 1, 2 और 3 प्रकार के लवक जो पाए जाते हैं। अवर्णी लवक, ठीक, हरित लवक और वर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं इसको अवर्णी लवक कहते हैं। ये रंगहीन होते हैं। टमाटर जो होता है इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। टमाटर का जो बिल्कुल तरुण अवस्था, भ्रूण अवस्था होती है, ठीक है, तरुण होता है टमाटर जब, तो उसमें वो हल्का भूरा रंग का होता है, तब उसमें ल्यूकोप्लास्ट होता है। जब टमाटर थोड़ा बढ़ता है और फिर वो ग्रीन कलर का हो जाता है, हरे कलर का, तब उसमें हरा जो टमाटर होता है तब उसमें
कैसा होता है, ग्रीन टमाटर होता है, तब उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और जब टमाटर थोड़ा और पक जाता है तब वो रेड हो जाता है, ठीक, लाल टमाटर जब हो जाता है तब उसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक, इसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं ल्यूकोप्लास्ट। जितने भी पौधे भूरे कलर के जड़ें होती हैं, जड़ें जो हैं किसी पौधे की वो ज़्यादातर भूरे कलर की होती हैं, उसमें कोई भी कलर नहीं होता है, तो वो सब जो है ल्यूकोप्लास्ट की बनी होती हैं। समस्त हरे पेड़ पौधे जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट के बने होते हैं, और जितने भी कलर्ड फूल पत्ती और फल हैं वो क्रोमोप्लास्ट के बने होते हैं। आपके कोर्स में डिटेल स्टडी है हरित लवक की, तो हरित लवक के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। हरित लवक है वो दोहरी भित्ति युक्त कोशिकांग है। इस तरह से दोहरी भित्ति होती है। रफली डायग्राम बनाए दे रहे हैं आपके लिए, और ये उस पर ग्रेनम पार्ट पाया जाता है। कई थैलेकॉइड इकट्ठे होके ग्रेनम बनाते हैं, और ये जो ग्रेनम है वो इस तरह से एक लैमली द्वारा जुड़े रहते हैं। इसको स्ट्रोमा लैमली बोला जाता है। इसी में डीएनए पाया जाता है, बीच में द्रव भरा रहता है। ये इसका स्ट्रोमा भाग होता है, स्ट्रोमा, और ये इसका ग्रेना वाला भाग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेना और स्ट्रोमा। जो ग्रेना है इसमें कई सारे गोल सिक्के के समान थाइलेकॉइड उपस्थित होते हैं। जो ग्रेना वाला भाग होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है। ग्रेना वाले भाग में लाइट रिएक्शन, इसको प्रकाशीय अभिक्रिया बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न यहाँ से आया है। ग्रेना वाले भाग से लाइट रिएक्शन संपन्न होती है, और स्ट्रोमा जो वाला भाग होता है इसमें डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना वाले भाग में, अब प्रकाशीय अभिक्रिया जो है वो स्ट्रोमा वाले भाग में होती है। ये डबल मेम्ब्रेन युक्त यानी कि दोहरी झिल्ली युक्त जो आवरण का होता है, और इसमें द्रव भरा होता है। इसको स्ट्रोमा लैमली बोलते हैं। ठीक, इसमें डीएनए भी पाया जाता है, और इसका कार्य जो है ये क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ठीक अकार्बनिक पदार्थों से भोजन का निर्माण करता है। अकार्बनिक पदार्थ जैसे CO2 ठीक और H2O, ये दोनों अकार्बनिक पदार्थ हैं। सूर्य क्लोरोफिल की उपस्थित हो और सनलाइट हो, यानी कि सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल, हरित लवक का जो पार्ट होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसकी उपस्थिति में C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करती है। ठीक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। वो क्या करता है, उसकी प्रेजेंस में ही जो अकार्बनिक पदार्थ हैं उनसे पौधे कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिन्हें जीव अपने भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। चूँकि ये भोजन का निर्माण करते हैं, ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट इसको बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को, ठीक क्लोरोप्लास्ट की बात चल रही, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर, यानी किचन ऑफ सेल। लिख लो यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, कोशिका का रसोई घर। जैसे केंद्रक में बताया था, ऐसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। इसी प्रकार हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक, अगला कोशिकांग जो हमारा है
वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला कोशिकांग जो हमारा है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे कॉलिकर। में की थी। ठीक, कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में की थी। हाँ, किसमें की थी, निम्फिया में। ठीक है, पौधा है निम्फिया में की थी। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्लोरोप्लास्ट की तरफ डबल मेम्ब्रेन का बना होता है, यानी कि दोहरी भित्ति का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी भित्ति का बना होता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र आप रफली डायग्राम देख सकते हैं इधर इस तरह से। दोहरी भित्ति का होता है, अंदर की भित्ति जो है वो इस तरह से अंगुली के समान अंदर उभार बनाती है। ठीक, और इस पे इस तरह से क्रिस्टी पाए जाते हैं पूरे में। यहाँ पे ये डीएनए पाया जाता है, इसमें मैट्रिक्स भरा रहता है। ठीक, इसे आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन ये डीएनए होता है जो अंदर इस तरह से ये संरचना, इसको यहाँ बनाए दे रहे हैं हम। इसको क्रिस्टी बोला जाता है, क्रिस्टी। ठीक, और क्रिस्टी पर ही ये हनुमान जी के गधे की तरह जो कड़ पाया था, इसे F1 पार्टिकल बोलते हैं। ठीक, या ऑक्सीसोम। ठीक, याद रखेंगे, या ऑक्सीसोम। तो इस डायग्राम का मतलब समझने के लिए रफली डायग्राम बनाया है। इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसमें अंगुली के समान नीचे जो उसकी अंदर की भित्ति है वो मुड़ी होती है, इसको क्रिस्टी बोला जाता है। और क्रिस्टी पर ही F1 पार्टिकल होते हैं जिसको ऑक्सीसोम भी कहते हैं। इन्हीं पर जो है वो हमारी एनर्जी का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, और वो ऊर्जा है वो ATP के रूप में कोशिका में संचित रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ठीक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम और क्रेब्स साइकिल के माध्यम से इन ऑक्सीसोम पर ही एनर्जी का निर्माण होता है, और वो एनर्जी जो है वो ATP के रूप में कोशिका में संचित होती है। और ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल जो होते हैं वो क्रेब्स साइकिल, लिख लो यहाँ पे, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETC जिसको बोलते हैं, ETS में भाग लेते हैं और एनर्जी का निर्माण करते हैं। और ये एनर्जी जो है वो कोशिका में समस्त अंग हैं उसका उपयोग करते हैं। और जब ये एनर्जी का निर्माण करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक, कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, कोशिका का विद्युत गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत गृह में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और कोशिका
के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसको भी कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। अगला हमारा जो कोशिकांग है वो है ER। ER को बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हमने जो केंद्रक बनाया था इस तरह से, ठीक, ये केंद्रक था अंदर, इसके इस साइड जो है हमने ER बनाए थे। ER का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से ये पाए जाते हैं, ठीक। ये एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक रफ ER, एक स्मूथ ER। रफ जो होती है इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं और ये राइबोसोम इस पे नहीं पाए जाते हैं, और ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं क्योंकि इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, और ये उपापचय की क्रियाओं में भाग लेती हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो पूरे कोशिका में फैली होती हैं और कोशिका को आकार प्रदान करते हैं। हाँ, एक बात और ऊपर लिख लेते हैं इसको, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। KR पोर्टर, याद रखेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? KR पोर्टर ने। और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, ठीक, इन्हीं से गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ठीक, और खाद्य रिक्तकाओं का निर्माण होता है। खाद्य रिक्तकाएं छोटी छोटी वैक्यूल और प्लांट सेल में बड़ी बड़ी जो हैं वो इसी से बनती हैं। किससे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक। आते हैं ER पर, तो ये विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं, ठीक, और इसमें ग्लाइकोजन का भी स्टोर रहता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में भी ये थोड़ा स्टोर करती हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है वो ER कंप्लीट हुआ। जो है गोल्जी बॉडी के बारे में, गोल्जी बॉडी, ठीक, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय जिसको हिंदी में लिखते हैं, या गोल्जी बॉडी भी आप इसे लिख सकते हैं। और इसकी खोज जो है वो कैमिलियो, ठीक, कैमिलियो गोल्जी, ठीक, कैमिलियो गोल्जी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1898 ईस्वी में की थी। सन भी लिख सकते हो आप, 1898 ईस्वी में की थी। किसने? कैमिलियो गोल्जी ने। ये गोल्जी, और जो गोल्जी बॉडी है इन्हें प्लांट सेल में जब ये गोल्जी बॉडी होती है इनको डिक्टियोसोम बोलते हैं, ठीक, डिक्टियोसोम। गोल्जी बॉडी का ही दूसरा नाम होता है डिक्टियोसोम। ये क्या करती है गोल्जी बॉडी? गोल्जी बॉडी जो है इस तरह से होती हैं, ये गोल्जी बॉडी का चित्र है, ठीक। यहाँ से ये निकलती रहती हैं और लाइसोसोम का निर्माण करती हैं। यहाँ से जो थैलीनुमा संरचना है ये गोल्जी बॉडी से हटती रहती है और लाइसोसोम का निर्माण करती हैं। और जो है गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस
के नाम से जाना जाता है। इसका उपनाम है, उपनाम का मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस उपनाम था, ऐसे ही इसका उपनाम जो है वो ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ठीक है। और गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है? ये सिक्रेशन, स्राव का कार्य करते हैं। सिक्रेशन लिख सकते हैं, एक दो कार्य, सिक्रेशन, ठीक, स्राव का कार्य करती हैं, सेल वॉल का निर्माण करती हैं। ठीक है। हार्मोन्स जो हैं, हार्मोन्स इनसे स्रावित होते हैं, एंजाइम का संश्लेषण करती हैं। ठीक है। हमारा गोल्जी बॉडी है वो संपन्न हुआ, कंप्लीट हुआ। अगला कोशिकांग जो है हमारा है वो राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में देखते हैं। इसकी खोज पैलेड, ठीक, जो वैज्ञानिक थे इन्होंने 1955 ईस्वी में की थी। ठीक, पैलेड नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी और इन्होंने जंतु कोशिका में इन्हें देखा था। आगे देखते हैं। हाँ, एक बात और, स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ दी सेल, सबसे छोटा जो अंग होता है राइबोसोम कोशिकांग का, ठीक, सबसे छोटा अंग जो है वो पाया जाता है और इसमें ठीक बिना झिल्ली युक्त होता है। कौन? राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसका उपनाम है प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक, राइबोसोम जो है वो सिंपल संरचना होती है, इस तरह से गोल mRNA पे पाए जाते हैं। ये 40S 60S, ठीक, ये mRNA। राइबोसोम जो है वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, राइबोसोम दो तरीके के होते हैं, एक 70S और एक 80S। ठीक, 70S जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और 80S राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें केंद्रक, कोशिकांग, ठीक, अल्प विकसित होते हैं। यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें कोशिकांग पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इसकी दो सब यूनिट होती हैं 70S की, सब यूनिट जिसको लिख सकते हैं, सब यूनिट होती हैं इसकी, एक 30S और 50S, दो सब यूनिट में डिवाइड होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया 30 और 50 का योग 80 होगा, लेकिन ये 70S प्रकार का राइबोसोम है, इसको जोड़ नहीं सकते हम। जो 80S प्रकार का राइबोसोम होता है उसकी दो सब यूनिट 40S और वो 60S प्रकार की होती हैं। ठीक, और राइबोसोम का कार्य हमने बताया था कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक, अगला जो हमारा कोशिकांग है वो यहीं पे लिख लेते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में आप पहले थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। लाइसोसोम, हिंदी में इसको लयन काय, ठीक, लाइसोसोम जो है इसकी खोज डी डुवे वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। कौन से वैज्ञानिक थे? डी डुवे वैज्ञानिक ने, हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में, डी डुवे नामक वैज्ञानिक में 1955 में की थी। और ये जंतु कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। कौन? लाइसोसोम। और
जो लाइसोसोम होते हैं ये बाहर कोशिका के अंदर जो भी बाहर से बैक्टीरिया, ठीक, विषाणु आते हैं और हानिकारक जो भी जीव होते हैं उनको मारने का काम करता है और उनको मारते समय खुद भी उस पर जाके फट जाता है, इसलिए इन्हें सुसाइड बैग्स कहा जाता है। सुसाइड बैग, ठीक, लाइसोसोम को सुसाइड या सुसाइडल बैग की बात है, सुसाइडल बैग कहा जाता है क्योंकि ये जो कोशिका के अंदर आए हुए हानिकारक पदार्थों को मारते समय खुद भी नष्ट हो जाती हैं, इसलिए, ठीक। लाइसोसोम में विभिन्न प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जल अपघटनीय एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसे जल अपघटनीय एंजाइम बोलते हैं, ये पाए जाते हैं और ये जो हैं वो जीवों को मारने में सक्षम होते हैं, ठीक। जब लाइसोसोम आवश्यकता से अधिक कोशिकाओं को मारने लगते हैं तो ये घातक रूप धारण कर लेते हैं और जिससे कैंसर भी हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारा लाइसोसोम कंप्लीट हुआ।